हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई पुरुष दोस्त किसी महिला मित्र के साथ प्यार करता है और उस दौरान अगर वह अपनी महिला मित्र से शादी करने का वादा करता है, फिर किसी परिस्थिति व कारणवश शादी नहीं कर पाता है या किसी अन्य महिला से शादी कर लेता है, तो इस स्थिति में पुरुष या फीमेल किन कानूनी प्रक्रियाओं में फंस सकता है तथा महिला किन कानूनी प्रक्रियाओं की सहायता ले सकती है और पुरुष भी अपना बचाव कर सकता है। अगर व्यक्ति पर कोई कानूनी प्रक्रिया होती है तो वह अपने लिए किस तरह के बचाव में पक्ष रख सकता है। तो दोस्तों, आज इस मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आप डेली करंट लीगल अपडेट्स इश्यूज के वीडियो को मिस आउट ना करें। अब हम जिस टॉपिक पे आपको करंट बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है हम जिस समाज में उठते बैठते रह रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा में, व्यापार में, कारोबार में को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों से संपर्क में आ जाते हैं। कुछ लोगों में घनिष्ठता बढ़ जाती है और किसी भी फीमेल के प्रति जब हमें प्यार जैसी फीलिंग्स आ जाती है तो उससे हम शादी का कमिटमेंट कर देते हैं, वादा कर देते हैं। फिर और कुछ परिस्थिति के समय निकल जाने के बाद या किसी परिस्थिति पर कारणवश ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उस व्यक्ति से शादी नहीं कर पाते या किसी अन्य पर्सन से हम शादी कर लेते हैं। तो क्या ये धोखा है या नहीं, आपको इस टॉपिक पे बताना है कि शादी का वादा करना धोखा है कि नहीं। जो रिसेंटली कर्नाटक हाई कोर्ट का जो वाद आया है उसमें बताया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको धोखाधड़ी के बारे में पता है कि धोखाधड़ी क्या है, फ्रॉड क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी से बेईमानी पूर्वक छल या कपट करता है, जिसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत धारा 415, 420 में परिभाषित किया गया है। धारा 415 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार धोखा दिया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्पीड़ित करता है या वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को सौंप दे या यह सहमति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या सासे उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह नहीं करता या करने का लोभ करता है। यदि उसे इस प्रकार धोखा ना दिया गया होता और जिस कार्य का लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक ख्याति संबंधी या संपत्तिक नुकसान या क्षति कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, उसे छल करना कहा जाता है। इसका स्पष्टीकरण में भी बताया है कि तथ्यों तथा बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। धारा 420 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार जो कोई धोखा देता है और उसे इस बेईमानी से धोखा देने वाले व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या संपूर्ण या मूल्यवान सुरक्षा के किसी भी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मोहरबंद है और जो सक्षम है या पूर्व में परिवर्तित किया जा रहा है या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का कोई भाग या ऐसी कोई भी चीज जो हस्ताक्षरित या मोहरबंद है और जो सक्षम है या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा रही है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारोबार से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है और वह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए। लागू अपराध, इसके अंतर्गत किन अपराधों को लागू किया गया है। तो सबसे पहले छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तुएं संपत्ति में परिवर्तित करना या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना। सजा इसके अंतर्गत बताई गई है कि 7 वर्ष की कारावास एंड जुर्माना भी।
यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि धारा 415 और 420 के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले 415 और धारा 420 के अंतर्गत यह है कि जहां धोखे के अनुसरण में कोई भी संपत्ति नहीं गुजरती है, लेकिन मन में उत्पन्न प्रलोभन अपराध धारा 415 के अंतर्गत साधारण धोखाधड़ी आती है। लेकिन जहां धोखे के अनुसरण में संपत्ति विपरीत की जाती है, धारा 420 के तहत अपराध दंडनीय है। धारा 415 धोखाधड़ी से संबंधित है, लेकिन धारा 420 धोखाधड़ी से उस प्रजाति से संबंधित है जिसमें संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान सुरक्षा का विनाश शामिल है। धारा 415 के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास, जिसको धारा 417 के अंतर्गत, जबकि धारा 420 के तहत 7 साल का कारावास या सजा है का प्रावधान दिया गया है। धोखाधड़ी क्या होती है? धोखाधड़ी को आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित किया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखे से या बेईमानी से इस तरह से धोखेबाज व्यक्ति को कोई संपत्ति किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या सहमति देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा या जानबूझकर ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करेगा या कुछ भी करने के लिए छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करने से चूकेगा जो वह नहीं करेगा या जो छोड़ देगा यदि वह इतना धोखा नहीं दिया गया था, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नुकसान या नुकसान का कारण बनता है या होने की संभावना है, धोखा कहा जाता है। लेकिन आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति के साथ एक प्रतिनिधित्व पर काम किया जो अभियुक्त के ज्ञान के लिए गलत था और आरोपी की शुरू से ही बेईमानी थी। आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध की प्रकृति कि उसका नेचर क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस धारा के तहत अपराध किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के तहत एक अपराध प्रकृति में गैर जमानती है और प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच और निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है, जो उस क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है जहां ऐसा अपराध किया गया है। नेक्स्ट, धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत स्थापित एक मामले से निपटने के दौरान धोखा देने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट, वादा करने के समय बेईमान इरादा मौजूद होना चाहिए। धोखा और बेईमानी इरादे से आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। बेईमान इरादे की उपस्थिति अपराध के दोषी व्यक्ति को पकड़ना महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि वादा करने के समय बेईमान इरादे मौजूद थे। धोखाधड़ी के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साबित किया जाना चाहिए। वादा करने के समय बेईमान इरादे बाद में वादा पूरा न करने से नहीं मान सकते। नेक्स्ट, झूठे प्रतिनिधित्व के समय वादा करने के इरादे की अनुपस्थिति। धोखाधड़ी का अपराध शुरू से ही कपटपूर्ण या बेईमान इरादे का एक तत्व है। जब कोई पार्टी किसी लाभ के लिए किसी अन्य पार्टी का गलत प्रतिनिधित्व करती है तो झूठे प्रतिनिधित्व के समय वादे का सम्मान करने का इरादा अनुपस्थित माना जाता है। नेक्स्ट, बेईमानी या दो गलत लाभ या गलत नुकसान का कारण बनता है। बेईमानी से आईपीसी की धारा 24 के तहत एक अधिनियम करने या किसी भी कार्य को करने के लिए छोड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है, गलत तरीके से संपत्ति हासिल करने या गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य बेईमानी से किया गया बताया जाता है। नेक्स्ट,
फर्म से गलत अनुमान लगाया जा रहा है। धोखा देकर लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के इरादे से किए गए गलत बयान और अभ्यावेदन को झूठा दिखावा कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर दिखावा एक झूठा होगा, उसे परिस्थितियों से उभरना होगा। नेक्स्ट, मेंस रिया आईपीसी के तहत धोखा देना एक अनिवार्य घटक है। पुरुषों ने अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या इरादे को पढ़ा। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति है जिसे अपराध के लिए दायित्व तय करते हैं। समय ध्यान में रखा जाता है। पुरुषों को धोखा देने के अपराध के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में साबित होना चाहिए। यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने जानबूझकर एक योजना के साथ धोखाधड़ी करने का अपराध किया है। यदि अपराध के लिए पढ़े गए पुरुष साबित हो जाते हैं तो आरोपी को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट, शारीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के नुकसान या संभावित रूप से होने का नुकसान। धोखा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है जिससे उसे विश्वास होता है कि वह कुछ है जो वास्तव में नहीं है। धोखा किसी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को प्रभावित करता है जिसे पास व्यक्ति कब्जा या स्वामित्व में हो सकता है। धोखा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो एक काल्पनिक रिश्ते में है। यह उस व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है जिसे धोखा दिया गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए झूठे साक्ष्य का उपयोग करके धोखा दिया जा सकता है। जिसे व्यक्ति को धोखा दिया जाता है वह विश्वास करता है कि पार्टी द्वारा किए गए अभ्यावेदन सत्य हैं और फिर ये व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रभावित करता है। धोखा देने से तनाव हो सकता है और किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यह विश्वास के मुद्दों को भी परिणाम कर सकता है और उस व्यक्ति के लिए मुश्किल बना सकता है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए फिर से धोखा दिया गया है। किसी व्यक्ति को धोखा दिए जाने के बाद संपत्ति के नुकसान से कम आत्मसम्मान और मौद्रिक रूप में नुकसान का अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट, एक अपराध साबित करने के रूप में धोखा कैसे है। आपको ये साबित करना होगा कि गलत बयानी करने के समय धोखा देने का इरादा था और यह तथ्य बाद के सभी आचरणों और अभियुक्तों की चूक के आधार पर सिद्ध किया जाना है। यदि आरोपियों को सभी कृत्यों और चूक को स्पष्ट रूप से और वैध रूप से गलत प्रतिनिधित्व करने की तारीख से सही तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए शिकायत दर्ज होने तक। नेक्स्ट, यह दिखाया जाना चाहिए कि गए वादे की विफलता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त की ओर से अपना वादा निभाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। रिकॉर्ड पर सबूत की सराहना करने के लिए एक विवेकपूर्ण आदमी की परीक्षा को लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, शादी करने का झूठा वादा धोखा या नहीं। क्या यह सवाल उठता है हमारे जहन में कि क्या आरोपी एक महिला से धोखा देकर यौन संबंध बनाने के लिए धोखा देने या शादी करने का झूठा वादा किया गया था या नहीं। एक केस है रविचंद्रन बनाम मरियम 1992 में। ये फैसला में कानून की अदालत ने कहा कि किसी भी महिला को गलत प्रतिनिधित्व देना और धोखा देना और आपसी संभोग करना आईपीसी की धारा 417 के तहत धोखाधड़ी और दंडनीय अपराध है। लेकिन अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना है कि पीड़ित को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के अभियुक्त द्वारा किए गए वादे झूठे थे। यह भी साबित करना आवश्यक है कि उन वादों को धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था। इसे सम्मान देने का कोई इरादा नहीं है और यौन अनुरक्तता की इच्छा के साथ प्रेरित होना चाहिए। नेक्स्ट, धोखे मामले में साक्ष्य के लिए क्या बनाए रखना। तो धोखा तो हमें कौन कौन से साक्ष्य होने चाहिए। यदि आप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामले में शामिल हैं तो निम्न बातों को सबूत के रूप में रखा जा सकता है। फर्स्टली, आपके मामले का समर्थन करने वाला कोई भी दस्तावेज जैसे समझौता, जांच, चालान या कोई अनलिखित दस्तावेज आदि। नेक्स्ट, व्हाट्सएप चैट्स, टेक्स्ट मैसेज
फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, कोई गवाह, नेक्स्ट सोशल मीडिया पर कोई भी साक्ष्य जो आपके तथ्यों का समर्थन प्रमाणित करने में मदद करता है। नेक्स्ट, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो क्या करें? यदि किसी ने धोखाधड़ी की है और आपको संपत्ति या धन का नुकसान हुआ है तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। जैसे कि कदम उठाने के लिए पहला कदम, तुरंत भारतीय दंड संहिता की निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन में उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र होने की शिकायत आईपीसी की धारा 420 दर्ज कराना है जहां अधिनियम प्रतिबद्ध था। नेक्स्ट, पुलिस शिकायत दर्ज करेगी और एक दैनिक डायरी प्रविष्टि डीडी एंट्री करेगी। पुलिस आपको पंजीकृत शिकायत की एक प्रति प्रदान करेगी। नेक्स्ट, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो आप उस विशेष पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मिल सकते हैं और उसे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कह सकते हैं। मामले में अगर फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो आप अपनी शिकायत की एक प्रति सहायक पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। आपको शिकायत की रसीद अपने साथ एसीपी, डीसीपी को भेजनी चाहिए और जब तक मामला समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसे बनाए रखें। नेक्स्ट, एफआईआर दर्ज करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के न्याय प्रक्रिया की धारा 156(3) में आवेदन दायर करें। न्यायालय में उक्त आवेदन भरने के लिए एसीपी, डीसीपी की रसीदें दिखाना अनिवार्य है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो अदालत के पास एफआईआर दर्ज करने की शक्ति है। नेक्स्ट, धारा 420 मामले में परीक्षण प्रक्रिया क्या है? आप कैसे ट्रायल कर सकते हैं? ट्रायल प्रोसेस क्या है? तो आईपीसी की धारा 420 के तहत स्थापित एक मामले के लिए परीक्षण प्रक्रिया किसी भी अन्य आपराधिक मामले में समान है। प्रक्रिया निम्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। एफआईआर मामले की गति देती है। एक एफआईआर किसी को पुलिस द्वारा अपराध करने से संबंधित जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, जांच, इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर दर्ज करने के बाद अगला कदम जांच अधिकारी द्वारा जांच है। जांच अधिकारी द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों की जांच, साक्ष्य एकत्र करना, विभिन्न व्यक्तियों की जांच और लिखित में उनके बयान लेने और जांच को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कदमों के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर उस निष्कर्ष को पुलिस के रूप में मजिस्ट्रेट को दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट, आरोप चार्ज। अगर पुलिस रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपी को छुट्टी नहीं दी जाती है तो अदालत उन पर आरोप लगाती है जिसके तहत उस पर मुकदमा चलाया जाना है। एक वारंट मामले में लिखित रूप से आरोप तय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, दोषी की याचिका। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441 1973 दोषी की याचिका के बारे में बात करती है। आरोप तय करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराने का अवसर दिया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी न्यायाधीश के साथ होती है कि अपराध की याचिका थी। स्वेच्छा से बनाया गया न्यायाधीश अपने विवेक से आरोपी को दोषी करार दे सकता है। नेक्स्ट, अभियोजन साक्ष्य, एविडेंस। आरोप तय किए जाने के बाद और अभियुक्त दोषी नहीं होने की दलील देता है तो अदालत को अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन पक्ष को अपने गवाहों के बयानों के साथ उसके साक्ष्य का समर्थन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से परीक्षा कहा जाता है। मजिस्ट्रेट के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में सम्मन जारी करने या किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने का आदेश देने की शक्ति है। नेक्स्ट, धारा 420 मामले में अभियुक्त का बयान। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 से अभियुक्त को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सुनने और समझने का अवसर मिलता है। शपथ के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं और मुकदमे में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा साक्ष्य। अभियुक्त को एक मामले में एक अवसर दिया जाता है जहां उसे अपने मामले की रक्षा के लिए उत्पादन करने के लिए बरी नहीं किया जा सकता। अच्छा, मौखिक
और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों का उत्पादन कर सकती है। भारत में क्योंकि सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, सामान्य तौर पर बचाव पक्ष को भी कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय जजमेंट। अभियुक्तों को दोष मुक्त या दोषी ठहराए जाने के समर्थन में दिए गए कारणों के साथ अदालत का अंतिम निर्णय के रूप में जाना जाता है। यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष का अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय दिया जाता है। जब व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो दोनों पक्षों को सजा पर तर्क देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे सम्मानित किया जाना यह आमतौर पर तब किया जाता है जब उस व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराया जाता है जिसकी सजा उम्र कैद या मृत्युदंड है। नेक्स्ट, धारा 420 केस में जमानत कैसे मिलेगी? आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोपी होने पर जमानत के लिए आवेदन करने के लिए आरोपी को अदालत में जमानत के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अदालत फिर सम्मन को दूसरे पक्ष को भेज देगी और सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी। सुनवाई की तारीख पर अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय देगी। यदि आरोपी को आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तारी की आशंका है तो वह एक अपराध वकील की मदद से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकता है। वकील वकालतनामा के साथ विशेष आपराधिक मामले को स्थगित करने का अधिकार रखने वाले आवश्यक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेगा। अदालत तब एक सरकारी वकील को अग्रिम जमानत अर्जी के बारे में सूचित करेगी और यदि कोई हो तो आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहेगी। इसके बाद अदालत सुनवाई की तारीख तय करेगी और दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय देगी। नेक्स्ट, धोखाधड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण मामले और निर्णय। सबसे पहले एक बहुत ही फेमस केस आपके सामने बताना चाह रही हूँ, केरल राज्य बनाम ए फरदीन पिल्लई और अन्य मामले में। इसमें 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि धोखाधड़ी के अपराध के एक व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त इरादे का बेईमानी प्रतिबद्धता बनाने के समय और इस तरह से बेईमान इरादे से केवल वास्तविकता से समाप्त नहीं किया जा सकता कि वह बाद में प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर सकता। SW हानिनीतन और अन्य व्यवहार मामले में भी एक समान विचार किया गया है। नेक्स्ट एक और केस दिया गया है हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम CBI का मामला। इसमें बताया गया है कि एक साझेदारी विवाद से संबंधित था जहां प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने द्वारा चलाए जा रहे ट्यूटोरियल व्यवसाय के लिए प्रयोगकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई, जिसे प्रांजलि के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रबंधन शिक्षा में कक्षा संचालित की। इस मामले में उन्होंने कहा कि उपस्थिति आवेदकों ने अपने एजेंटों के माध्यम से उनके संपर्क किया जिनके पास यूजेंस नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन USA का सहायक व्यवसाय था। अदालत ने प्रस्तावित नियम का निर्धारण रूलिंग के कैंटीन के माध्यम से किया जो कि धोखाधड़ी के अपराध को निर्धारित करने के लिए शिकायतकर्ता को यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि अपराधी का एक प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व बनाए के समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। नेक्स्ट केस सतीश चंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात सरकार के हालिया मामले में। इसमें बताया गया है कि ऋण राशि वापस करने में अपील करता है कि महज असफलता चोरी के लिए आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं दे सकती जब तक कि बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा सही होने की शुरुआत से प्रकट नहीं होता। अनुबंध क्योंकि अपराध की क्रूरता इस व्यक्ति के पुरुषों के बारे में इस मामले का संदर्भ नागराज वर्सेस जिन्ना साहब के रूप में भी बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि धनराशि के बजाय चेक की पेशकश इस जानकारी में ड्रॉयर के पास बैंक के पास धन नहीं है। यह साबित करने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में धोखाधड़ी का अपराध नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को चेक जारी किया गया था किसी भी संपत्ति के कुछ हिस्सों या कि उसे कुछ ऐसा किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए अगर वह समझ गया था कि चेक को बदनाम किया गया है। मैं एक और सुप्रीम कोर्ट की तरह एक लेटेस्ट ओल्ड केस को आपको बताना चाहती हूँ। 1958 में वजीर सिंह वर्सेस सूरज प्रकाश के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे चुकी है। धारा 420 IPC इसमें लागू
नहीं होती है, बल्कि यह एक व्यवहार न्यायालय का मामला है। इसमें ये कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की जो फैक्ट्स थे कि वो सगाई के लिए मेल फीमेल को सगाई के लिए करने के लिए वादा करता है और बाद में वो किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो सगाई नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे व्यक्ति से सगाई कर देता है। तो वहाँ पे कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है कि उसके अंतर्गत 420 के अंतर्गत उसको FIR दर्ज नहीं की जाएगी और उस पर 420 की धारा लागू नहीं होगी। अभी रिसेंटली जो अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का जो बाद आया है वेंकटेश का बाद, इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी का पर आदेश दिया है। बेंच ने कहा है कि शादी के बाद वादे को तोड़ने के पहलू में IPC के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी से शादी के लिए कमिटमेंट करता है और बाद में वो उसे शादी नहीं कर पाता है तो वहाँ पर धोखा साबित नहीं होता, उसका इरादा नहीं था। लेकिन अगर वो गलत इंटेंशन गलत इरादे से और उसको फीमेल मित्र को मिसयूज करने की वजह से वहाँ उसका गलत इरादा अगर साबित होता है तो वहाँ पर वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। तो मैं आपको कंक्लूड करके ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई गलत तरीके से फंसा रहा है तो अपने कानूनी प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं और अपने बचाव पक्ष में भी रख सकते हैं कि जहाँ पर अगर उसका इंटेंशन धोखा देने का नहीं है तो वहाँ पर उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती है और वो IPC की धारा 420 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध की श्रेणी में आने के लिए उसका इंटेंशन फ्रॉड होना चाहिए, कपटपूर्ण बेईमान पूर्वक होना चाहिए, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। थैंक यू और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।